हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसे फर्स्ट वीडियो में आपको आणविक यौगिक या फिर कह सकते हैं युगात्मक यौगिक उसकी डेफिनेशन परिभाषा अच्छे से समझा दी थी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर के, वही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अदरवाइज जो फालतू है और जो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है या फिर पूछे जाने की संभावना नहीं है, और इस बार जो सिलेबस है मतलब उसमें टॉपिक को हटा दिया गया है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगी। ओके, तो मैंने आपको कहा था कि द्विक लवण के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम द्विक लवण के बारे में, डबल साल्ट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल की सहायता से, क्योंकि एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है, तो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा है कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर अपने सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं उसे द्विक लवण कहते हैं। इट मीन्स कि वे यौगिक, वे कंपाउंड जो जल में मतलब जल है, वाटर है, उसमें घुलने पर अपने सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, आयनों में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाने यानी टूट जाते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं। तो द्विक लवण कहने से आपको समझ में आ रहा है कि द्विक लवण यानी आयनों में विभक्त हो जाना यानी टूट जाना। तो समझ में आपको आ गया कि वे कंपाउंड जो जल में घुलने पर अपने सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं उसे द्विक लवण कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि उदाहरण भी एग्जाम में पूछता है, तो परिभाषा सहित आपको उदाहरण भी बताना होता है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल है। अब मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा दूँ। देखिए K2SO4 प्लस Al2SO4 ट्राइस प्लस 24H2O। ठीक है, ये हमारा क्या है, पोटास फिटकरी है। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया पोटास फिटकरी है, ये पूरा फॉर्मूला पोटास फिटकरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से जब इसका रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बस इसको बता रही हूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और नीचे आपको डीपली में समझा दूंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पोटास फिटकरी का फॉर्मूला है, और उसके बाद से आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर जो पोटास फिटकरी है वो अलग अलग टूट जा रहा है, K2SO4 इंटू Al2, और इंटू के बाद से यहाँ पर इंटू के बाद से यहाँ पर SO4 ट्राइस इंटू 24H2। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी कि क्या कहते हैं, ये जो पोटास फिटकरी है ये अलग अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, पहले एक साथ जुड़े फिर अलग अलग हो जा रहे हैं। अब चलिए आगे जो इसका जो मेन मुद्दा है कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर अपने सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं उसे द्विक लवण कहते हैं, यानी अपने आयनों में जो विभक्त हो जाते हैं उसके बारे में लिखते हैं कि मतलब ये जो है पोटास फिटकरी, ये कैसे अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जल में घोलने पर। तो देखिए यहाँ पर पोटास फिटकरी को जल में घोलने पर, जो पोटास फिटकरी है इसको जल में घोलने पर K प्लस Al3 पर प्लस और वह SO4 पर पावर -2। ठीक है, अब आप जानते हैं कि प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, यानी प्लस K पर प्लस है यानी 1 प्लस है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पोटेशियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, और ये जो है एल्यूमिनियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जो SO4 है ये माइनस का चिन्ह है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। तो समझ में आपको आ गया। तो देखिए पोटास फिटकरी को जल में घोलने पर ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो बस आप इतना भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो इतना भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे का जो दूसरे पॉइंट का जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। तो देखिए संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है, इसके बारे में जाना है कि संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक आप कह सकते हैं। आपसे एग्जाम में संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा पूछ सकता है। तो दोनों की परिभाषा पूछे या मतलब दोनों में से किसी की परिभाषा पूछे तो आपको यही लिखना है जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए वे यौगिक जो विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं उसे संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। यानी कंपाउंड में जो यौगिक होते हैं उसमें विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, उनका अस्तित्व रहता है, उसे संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है K4FeCN6, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, को जल में घोलने पर, यानी यहाँ पर भी कहा है कि वे यौगिक, ये कंपाउंड है, को जल में घोलने पर अपना अस्तित्व, विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, तो देखिए को जल, ये जल क्या है, जल है, और जल में जब इसे घोलेंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, ये कंपाउंड है, और इसे जब जल में घोलेंगे तो घोलने पर ये अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। K प्लस, यहाँ पर K प्लस रहता है हमेशा। ठीक है, ये जो 4 है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस में हो गया 4, उसके बाद से में आयनित हो जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जल में घोलने पर K प्लस वो फेरोसाइनाइड जो है में आयनित हो जाता है। तो समझ में आपको आ गया। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको अच्छे समझ में आएगा, और ये बहुत ही छोटा है, आप इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्यूब क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।